रामू की बात सुनकर इंस्पेक्टर की आंखों में शक गहरा गया। एक सुनसान टूटी हुई सड़क पर पानी का टैंकर और उसमें लिफ्ट मांगकर बैठा एक मुसाफिर, यह कहानी किसी भी पुलिस वाले को हजम नहीं हो सकती थी। दिमाग खराब है तुम्हारा? इस बंद और खूनी रास्ते पर पिछले 15 सालों से कोई इंसान नहीं भटका। कौन सा मुसाफिर? साहब, भगवान की कसम, उसकी गाड़ी पीछे खराब हो गई थी। वो अभी भी पीछे वाली सीट पर बैठा है, आप खुद देख लीजिए। शिंदे, गन निकाल, चलो चेक करते हैं। इंस्पेक्टर और हवलदार शिंदे अपनी टॉर्च और बंदूक ताने टैंकर की तरफ बढ़े। रामू और छोटू भी घबराते हुए उनके पीछे भागे। अंदर का नजारा देखते ही रामू की सांसें जैसे हलक में ही अटक गईं। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ उस्ताद? मुझे मालूम था तुम दोनों। इंस्पेक्टर की बात बीच में ही रुक गई। उसने अपनी टॉर्च की तेज रोशनी पीछे की खाली सीट पर मारी। इंसान तो वहां नहीं था, लेकिन सीट पर कुछ ऐसा रखा था जिसने उस सख्त पुलिस वाले के भी रोंगटे खड़े कर दिए। सीट पर एक मटमैले रंग का एक पुराना ऊनी मफलर पड़ा था। साहब, ये वही मफलर है, उसने यही पहना हुआ था। पर वो इंसान चलती गाड़ी से कहां गायब हो गया? मफलर देखते ही इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। ये मफलर और ये कब्र जैसी गीली मिट्टी। आप क्या कह रहे हैं साहब? तुम दोनों आज मौत के मुंह से लौट कर आए हो। 15 साल पहले इसी रात इसी तिराहे पर एक एक्सीडेंट हुआ था। एक आदमी खून से लथपथ इसी सड़क पर तड़पता रहा। किसी ने उसकी मदद नहीं की। जब सुबह उसकी लाश मिली तो उसके गले में यही मटमैला मफलर था जिसे तुमने गाड़ी में बैठाया था। वो कोई जिंदा मुसाफिर नहीं था। हे भगवान, हमने एक भूत को लिफ्ट दी थी। खौफ के मारे रामू के घुटने कांपने लगे। उसका दिमाग इस अलौकिक सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। कुछ देर के लिए वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी इंस्पेक्टर की पुलिसिया वृत्ति वापस जाग उठी। रुको, वो रूह बेवजह किसी की गाड़ी में नहीं बैठती। अगर उसने तुम्हें उस भूल भुलैया से निकालकर सीधा पुलिस की जीप के सामने लाकर खड़ा किया है तो इसका कोई मतलब है। मतलब ये कि दाल में कुछ बहुत काला है। सच सच बता, इस टैंकर में क्या है? पानी है साहब। काली पहाड़ी के कारखाने के लिए सेठ गिरधारी ने भेजा है। सफेद झूठ। काली पहाड़ी का कारखाना 6 महीने से वीरान पड़ा है। वहां की मशीनें तक बिक चुकी हैं। रात के अंधेरे में बंद कारखाने में पानी कौन मंगवाता है? रामू को अब बाबू साहब का वो फोन कॉल याद आ गया। उन्होंने भी यही कहा था कि कारखाना बंद है। एक अनजाना डर रामू के सीने में घर करने लगा। शिंदे, ऊपर चढ़ और इस टैंकर का ढक्कन खोल। आज मैं भी देखूं सेठ गिरधारी इस पानी में क्या घोलकर भेज रहा है। हवलदार शिंदे तेजी से टैंकर के पीछे लगी सीढ़ी पर चढ़ा। रामू की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। उसे मुनिया का चेहरा याद आ रहा था। हवलदार ने पूरी ताकत से जंग खाए ढक्कन का वॉल्व घुमाया और उसे खोल दिया। शिंदे ने अपनी टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। कुछ सेकंड तक वो बिना पलक झपकाए अंदर घूरता रहा। क्या हुआ शिंदे, पानी है ना? साहब, इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं है। तो क्या है अंदर? साहब, अंदर बड़े बड़े सील पैक बक्से और बोरियां भरी हैं। ये तो, हे भगवान साहब, इसमें पुराने सरकारी दस्तावेज और 500-500 के नोटों की अनगिनत गड्डियां हैं। यह सुनते ही रामू वहीं सड़क पर गिर पड़ा। सच्चाई शीशे की तरह साफ थी। कोई पानी नहीं था, कोई अर्जेंट डिलीवरी नहीं थी। सेठ गिरधारी उसे मोहरा बना रहा था। वो पुलिस और दुनिया की नजरों से बचकर अपने काले कारनामों के सबूत और तस्करी का पैसा इस मौत के रास्ते से ठिकाने लगा रहा था। अगर आज वो 15 साल पुरानी रूह उन्हें सही रास्ता दिखाकर पुलिस के पास न लाती तो रामू हमेशा के लिए एक झूठे केस में फंसा दिया जाता या सेठ के गुंडे उसे आगे जाकर मार डालते। मुनिया, तेरे बाप को उस शैतान ने जीते जी मार दिया। शुक्र मनाओ कि तुम पुलिस के हत्थे चढ़े हो, सेठ के गुंडों के नहीं, वरना ये रात दफन करने के लिए वो तुम्हें इसी जंगल में गाड़ देते। लेकिन एक बात बताओ,
मेन रोड छोड़कर तुम उस खूनी तिराहे तक पहुंचे कैसे? मेन रोड पर एक बहुत बड़ा सूखा पेड़ गिरा हुआ था। रास्ता बंद था, इसलिए मुझे मजबूरन सूखे गांव के बीच से निकलने वाला कच्चा रास्ता लेना पड़ा। सूखा गांव का नाम सुनते ही इंस्पेक्टर के चेहरे की लकीरें अचानक सख्त हो गईं। उसने अजीब सी नजरों से रामू को देखा। तुम उस उजड़े हुए सूखे गांव के बीच से गुजर कर आए हो, और वो भी पानी का टैंकर लेकर? जी साहब। तो अब मुझे समझ आया कि उस भटकती रूह ने तुम्हारी गाड़ी में लिफ्ट क्यों ली थी। रामू, उस गांव में 15 साल पहले कोई प्राकृतिक अकाल नहीं पड़ा था। वहां का पानी जानबूझकर रोका गया था। पानी रोका गया था? पर क्यों साहब? एक बड़ी फैक्ट्री के लिए। उस गांव की नदी पर अवैध रूप से बांध बनाकर सारा पानी फैक्ट्री की तरफ मोड़ दिया गया था। गांव के लोग बूंद बूंद को तरसकर तड़प तड़प कर मर गए। जानवरों के कंकाल बिछ गए थे वहां। और जानते हो वो फैक्ट्री किसकी थी? किसकी साहब? सेठ गिरधारी के बाप की। उसी के परिवार ने उस पूरे गांव को प्यासा मारा था। गांव वालों ने मरते दम तक श्राप दिया था कि इस परिवार का खून भी पानी के लिए तरसेगा। और आज किस्मत का खेल देखो। सेठ गिरधारी अपने पाप का पैसा और सबूत उसी शापित गांव के रास्ते से ठिकाने लगा रहा था, वो भी पानी के टैंकर में। इंस्पेक्टर की बात सुनकर रामू का खून जम गया। सेठ की इस खौफनाक असलियत ने उसे अंदर तक हिला दिया था। लेकिन तभी रामू के दिमाग में एक और भयानक बात कौंधी। मुनिया। साहब, अगर सेठ इतना बड़ा शैतान है तो मेरा परिवार खतरे में है। मेरी पत्नी सीता का फोन आया था। सेठ इस वक्त मेरे घर पर है। वो मेरी बच्ची को केक खिला रहा है। क्या सेठ तुम्हारे घर पर है? हाँ साहब, अभी 20 मिनट पहले ही सीता का कॉल आया था। मुझे उसे अभी के अभी घर से भागने को कहना होगा। रामू ने कांपते हाथों से सीता का नंबर मिलाया। फोन स्पीकर पर था। कुछ सेकंड घंटी बजने के बाद फोन उठ गया। हेलो जी, आप कहाँ रह गए? सीता, मुनिया को उठा और तुरंत घर से बाहर निकल। सेठ अभी भी घर में है क्या? पुलिस आ रही है। क्या? आप क्या बकवास कर रहे हो? सेठ जी? कौन सेठ जी? अरे अभी 20 मिनट पहले ही तो तूने मुझे फोन पर बताया था कि सेठ घर पर है और मुनिया के लिए गुड़िया लाया है। तू पागल हो गई है क्या? जल्दी निकल वहां से। आप पक्के तौर पर भांग खाकर गाड़ी चला रहे हो। मुनिया रात के 9 बजे ही रोकर सो गई थी। मैंने तो आपको 8 बजे के बाद कोई फोन ही नहीं किया। और हमारे घर कौन सा सेठ आएगा इतनी रात को? घर का दरवाजा अंदर से बंद है। रामू और छोटू एक दूसरे को खौफनाक नजरों से देखने लगे। इंस्पेक्टर भी हैरान था। सीता, तू होश में है? मैंने खुद तेरी आवाज सुनी थी। तू रो रही थी। तूने कहा सेठ मुनिया को केक खिला रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो सो रही थी। आप जल्दी घर आओ, मैं फोन रख रही हूँ। सीता ने फोन काट दिया। रामू सुन्न खड़ा था। अगर सीता सो रही थी तो 20 मिनट पहले उस घने कोहरे वाले जंगल में उसे फोन किसने किया था? किसकी आवाज थी वो? तभी रामू के हाथ में पकड़े हुए फोन की स्क्रीन अचानक झिलमिलाई। बिना किसी बटन को दबाए फोन के स्पीकर से एक आवाज अपने आप गूंजने लगी। ये एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जो अपने आप प्ले हो गई थी। उस्ताद, फोन फेंक दो। ये भाभी की आवाज नहीं है, ये कोई छलावा है। रामू ने झटके से फोन जमीन पर फेंक दिया। फोन की स्क्रीन टूट गई, लेकिन वो डरावनी हंसी अब भी उस टूटे हुए फोन से आ रही थी। वो अनजान मुसाफिर, वो झूठा रास्ता और सीता की ये नकली आवाज, ये सब किसी इंसानी साजिश का हिस्सा नहीं थे। वो सूखे गांव का श्राप और मौत का साया अब पूरी तरह से उनके पीछे पड़ चुका था। हेडक्वार्टर, यहाँ मेन रोड के पास पुराने तिराहे पर एक लावारिस टैंकर मिला है। भारी मात्रा में कैश और फाइलें हैं। तुरंत बैकअप भेजें। कुछ सेकंड की अजीब सी खामोशी के बाद एक बिल्कुल सूखी, फटी हुई और खौफनाक आवाज गूंजी। तुम्हें पानी भेजना चाहिए था। प्यास, बहुत प्यास लगी है।
इंस्पेक्टर के हाथ से माइक छूटकर नीचे गिर गया। यह हेडक्वार्टर के किसी ऑपरेटर की आवाज नहीं थी। यह आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसी कई दिनों से प्यासे मर रहे किसी इंसान की होती है। साहब, ये सब क्या हो रहा है? मुझे मेरे घर जाना है। शांत रह शिंदे। ओए शिंदे, नीचे उतर टैंकर से। कोई जवाब नहीं आया। इंस्पेक्टर ने टैंकर के ऊपर टॉर्च की रोशनी मारी। ढक्कन खुला हुआ था, लेकिन हवलदार शिंदे वहां नहीं था। छत पर सिर्फ शिंदे की पुलिस वाली टोपी पड़ी थी। शिंदे। साहब, छोटू कहाँ गया? वो तो अभी यहीं खड़ा था। रामू की नजर कोहरे को चीरती हुई उस पुरानी एक्सीडेंट वाली कार की तरफ गई। छोटू उस चकनाचूर कार के पास खड़ा था। उसकी पीठ रामू की तरफ थी और वो कार के अंदर से कुछ निकाल रहा था। छोटू, तू पागल हो गया है क्या? वहां क्या कर रहा है? पुलिस वाले बाबू गायब हो गए हैं और तू वहां खड़ा है। इधर आ। छोटू धीरे से घूमा, लेकिन जैसे ही वो जीप की लाल बत्ती की रोशनी में आया, रामू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। छोटू के हाथ में वही पुराना मटमैला मफलर था जो कुछ देर पहले टैंकर की पिछली सीट पर पड़ा था। उस्ताद, आपको याद है मैंने कल क्या कहा था? क्या बकवास कर रहा है? उस मनहूस मफलर को फेंक दे। मैंने कहा था ना उस्ताद कि मैं 15 साल पहले एक अकाल में अनाथ हो गया था। मेरे माँ बाप पानी की एक बूंद के लिए तड़प तड़प कर मेरे सामने ही मर गए थे। रामू का दिमाग सुन्न पड़ने लगा। उसे याद आया कि छोटू सिर्फ एक हफ्ते पहले ही उसके पास हेल्पर की नौकरी मांगने आया था। वो किसी अनजान गांव से आया था। तो क्या तू ये सब अभी क्यों बता रहा है? क्योंकि उस्ताद, मेरा गांव कोई और नहीं, यही सूखा गांव था। तू कौन है बे? शिंदे कहाँ है? हाथ ऊपर कर वरना गोली मार दूंगा। आपकी गोलियां अब मुझ पर असर नहीं करेंगी साहब। मैं तो 15 साल पहले ही उसी गांव की सूखी मिट्टी में दफन हो चुका हूं। ये सुनते ही रामू की चीख निकल गई। जिस छोटू के साथ वो पिछले एक हफ्ते से गाड़ी चला रहा था, जिसके साथ वो चाय पीता था, वो कोई जिंदा इंसान था ही नहीं। वो उसी शापित गांव का एक प्यासा साया था। नहीं छोटू, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? आपने कुछ नहीं बिगाड़ा उस्ताद। आप बहुत अच्छे इंसान हो। अगर आप उस अजनबी मुसाफिर जो मेरी ही रूह का दूसरा हिस्सा था को टैंकर में नहीं बैठाते, तो मैं आपको उसी गांव में भटकने के लिए छोड़ देता। आपकी नेकी ने आपकी जान बचा ली। मैं कह रहा हूं सरेंडर कर दे। मुझे बस इस टैंकर का इंतजार था उस्ताद। मुझे सेठ गिरधारी से अपना हिसाब चुकता करना था। उसने पानी रोका था ना, अब मैं उसकी सांसें रोकूंगा। छोटू का शरीर अचानक राख की तरह हवा में उड़ने लगा। उसके पैर जमीन से गायब हो चुके थे और कोहरे की तेज हवा उसके शरीर को रेत की तरह उड़ा रही थी। घर जाइए उस्ताद, मेरी मुनिया को हैप्पी बर्थडे कहिएगा और सेठ को हम संभाल लेंगे। एक तेज हवा का झोंका आया और छोटू पूरी तरह से कोहरे में गायब हो गया। मफलर जमीन पर गिर पड़ा। अब उस खूनी सड़क पर सिर्फ रामू और पसीने से लथपथ इंस्पेक्टर बचे थे। लेकिन असली खौफ अभी बाकी था, क्योंकि रामू के फोन की स्क्रीन फिर से चमकी। इस बार कॉल घर से नहीं, गोदाम से आ रही थी और नाम लिखा था सेठ गिरधारी। हेलो शैतान। रामू, ओ रामू, तू कहाँ है बे? तूने गाड़ी तो नहीं निकाली ना? क्या बकवास कर रहा है? तूने ही तो मुझे अपने हाथों से चाबी दी थी। तूने ही तो कहा था बाबू साहब को पानी चाहिए। अरे कौन सी चाबी? रामू, मैं तो पिछले 4 घंटे से अपने ही गोदाम के बाथरूम में बंद हूँ। कोई मेरी शक्ल का आदमी, बिल्कुल मेरे जैसा, मुझे बेहोश करके यहाँ बंद कर गया। मेरी चाबियां, मेरा सारा काला कैश सब ले गया वो। भगवान के लिए मुझे यहाँ से निकल रामू। मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ दीवारों से पानी रिस रहा है। असली सेठ तो गोदाम में बंद था। रामू का दिमाग सुन्न पड़ गया। मतलब जिसने उसे चाबी दी, जो सीता से मिलने उसके घर गया,
वो सब सूखे गांव के छलावे थे। उन भटकी हुई रूहों ने सेठ का रूप धरकर रामू को इस रास्ते पर भेजा था ताकि सेठ का सारा काला धन और 15 साल पुराने पाप दुनिया के सामने आ सके। किसकी कॉल थी? साहब, वो छलावा था। असली सेठ तो अपने ही गोदाम में बंद है। छोटू और उस मुसाफिर ने सेठ को उसी के बुने हुए जाल में फंसा दिया। ये मामला अब पुलिस और कानून की समझ से बहुत ऊपर जा चुका है रामू। आज रात जो हमने यहाँ देखा है वो कोई अदालत नहीं मानेगी। तू किस्मत वाला है जो बच गया। तेरी इंसानियत ने तेरी जान बचा ली। मेरी जीप की चाबी ले और सीधा अपने घर जा, अपनी बच्ची के पास। मैं यहाँ हेडक्वार्टर की टीम का इंतजार करूंगा। भगवान आपका भला करे साहब। रामू ने बिना एक पल गंवाए इंस्पेक्टर की जीप स्टार्ट की और शहर की तरफ पूरी रफ्तार से भगा दी। रास्ते भर उसके दिमाग में बस छोटू की आखिरी बात गूंज रही थी, मेरी मुनिया को हैप्पी बर्थडे कहिएगा। करीब 40 मिनट बाद रामू हांफता हुआ अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। उसने पागलों की तरह दरवाजा पीटा। अरे, इतनी रात को आपकी हालत ऐसी क्यों हो रही है? पसीने से लथपथ क्यों हैं आप? मुनिया कहाँ है? रामू सीधा बेडरूम में घुसा। मुनिया अपनी रजाई में शांति से सो रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। रामू ने राहत की एक बहुत गहरी सांस ली और वहीं जमीन पर बैठ गया। लेकिन तभी उसकी नजर मुनिया के सीने से चिपकी एक बड़ी सी, पुरानी और थोड़ी मैली सी गुड़िया पर पड़ी।